नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काल विभाजन की पद्धतियां। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि इतिहास लेखन की पद्धतियां और काल विभाजन की जो पद्धतियां हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो वही डिफरेंस दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है काल विभाजन की पद्धतियां। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पूरे यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे इससे रिलेटेड आपको एक भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये वीडियो बनाई गई ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो, ताकि आपकी साहित्य में रुचि पैदा हो। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, इतिहास लेखन की अगर पद्धतियों की बात करें, उनकी संख्या कितनी है? 4 है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। और काल विभाजन की भी पद्धतियां कितनी है? 4 है। तो देखिए, यहां पर दोनों तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियां कितनी है? 4। और काल विभाजन की पद्धतियां कितनी है? 4। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। अब उनमें डिफरेंस क्या है? देखिए इधर, अगर हम काल विभाजन की पहली या प्रथम पद्धति की बात करें, किसकी? पहली की या प्रथम पद्धति जिसे कहेंगे, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो प्रथम पद्धति है इसके अंदर क्या किया गया है भाई? साहित्य को 4 युगों में विभाजित किया गया है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, काल विभाजन की जो पहली पद्धति है उसमें हिंदी साहित्य इतिहास को कितने युगों में, कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो आंसर क्या होगा? 4। अब वो काल कौन से हैं? देखिए इधर, सबसे पहले आ गया हमारा आदिकाल। पूरा आप लिख लेना क्योंकि कम टाइम में ज्यादा आपको बताना है। फिर है जी हमारा भक्ति काल। अगला है जी हमारा रीतिकाल। कौन सा काल? रीतिकाल। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखिए, पहला कौन सा है? आदिकाल, फिर है भक्ति काल, फिर है रीतिकाल, और नेक्स्ट वन और लास्ट वन आधुनिक काल। जिस काल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है? आधुनिक काल है। तो इसको मैं आधुनिक ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? काल विभाजन की जो पहली पद्धति है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने युगों में, कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4। और अब इसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल कर आता है, इस पद्धति का अनुसरण किस किसने किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आता है शुक्ल जी का नाम। किसका आता है? शुक्ल जी का नाम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा का नाम आपने सुना होगा। तो इसके अंडर कह लो या फिर इसके द्वारा या फिर इसके सहयोग से जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया है? प्रथम पद्धति का प्रयोग किया है, नागरी प्रचारणी सभा। तो प्लीज लिखते रहें, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करेंगे आप, तो क्योंकि ये ईमानदारी दिखाएंगे आप। नागरी प्रचारणी सभा, तो इसके द्वारा जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकाशित हुए उसमें इस पद्धति का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं दूसरी पद्धति की। किसकी? दूसरी पद्धति की। देखिए, दूसरी पद्धति में क्या है, यहां पर ध्यान देना आप सभी को। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में किया है। ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई। देखिए, काल विभाजन की जो दूसरी पद्धति है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3। अब वो 3 कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर आदिकाल, बिल्कुल आपको याद है। फिर है मध्यकाल, ठीक है, और उसके बाद कौन सा है हमारा? आधुनिक काल। जिस काल में फिलहाल आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये कौन सा है? आधुनिक काल। फिर यहां पर भी वही क्वेश्चन खड़ा होता है कि देखिए इधर, कि प्रथम पद्धति को अनुसरण करने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। आप सभी को पता है कि 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने कालखंडों में विभाजित किया था, और आप देखेंगे वहां पर यही नाम हमें मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? टैली। दूसरा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकाशित हुए वहां भी इसी पद्धति का प्रयोग मिलता है। फिर अगली पद्धति की अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल, यहां पर 3 भागों में, या फिर आप कह सकते 3 खंडों में कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो युगों में विभाजित किया जाता है। और वो युग कौन कौन से हैं? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब क्वेश्चन फिर से खड़ा होता है, इस पद्धति का अनुसरण किसने किया? तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गोप। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, देखिए काल विभाजन की पद्धतियों में 3 युगों
का अनुसरण किसने किया? तो आंसर क्या होगा? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। और यहां पर हम देखेंगे एक और नाम आता है, यहां पर मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट करेंगे। यहां पर हिंदी जो परिषद थी हमारी, उसके भी जितने इतिहास या ग्रंथ थे उसमें भी इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी परिषद। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहां तक क्लियर। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि मध्यकाल को यहां पर मध्यकाल क्यों रखा? इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है? देखिए, अगर मैं कहूं राम काव्य, क्या कहूं? राम काव्य कहूं, या फिर मैं कृष्ण काव्य कहूं, या फिर मैं कहूं रीति काव्य, या फिर मैं कहूं नीति काव्य। ध्यान से समझना मेरी बात को, इसका नाम क्यों दिया गया। तो देखिए यहां पर लगभग 5 शताब्दियों तक, लगभग 5 तक कह लो शताब्दियों तक, इनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस या भेद नहीं आया। इसी कारण मध्यकाल का नाम मध्यकाल रखा गया। तो 5 शताब्दियों तक, अगर इसको प्रैक्टिकल समझें, 19वीं जो हमारी सदी थी या शताब्दी थी, इसमें क्या हुआ? ना तो इसके पीछे तक और ना आगे तक कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। इसलिए इस युग को नाम क्या दिया गया? मध्यकाल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली पद्धति की ओर। अगली पद्धति की अगर बात करें, अगली पद्धति है विधाक्रम पद्धति। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। कौन सी पद्धति? विधाक्रम पद्धति। यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इसे विधेयवादी कह देते हैं। यहां पर एक बार क्लियर कर देता हूं, विधेयवादी पद्धति और विधाक्रम पद्धति में क्या फर्क है। जबकि आप यहां पर देखेंगे ये वाली पद्धति कहां आती है? इतिहास लेखन परंपरा में आती है। जबकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? काल विभाजन की पद्धतियां। यहां तक क्लियर? ओके, अब देखिए आगे। अब विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन या वेन माने जाते हैं। ये फ्रांस के थे और इनके पूरे नाम की बात करें, हेमलेन तेन या हेमलेन वेन मिलेगा। फ्रांस के थे हेमलेन वेन। ये पूरा नाम भी आपने नहीं पढ़ा होगा, इससे भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? देखिए, जो भी इतिहास होता है उसको कालखंडों में विभाजित किया जाता है। अब कालखंड से मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? गद्य और पद, या फिर आप कह सकते हैं कविता को और गद्य को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, कोई भी इतिहास अगर काल खंडों में विभाजित है तो वो काल विभाजन की तीसरी पद्धति मतलब विधाक्रम पद्धति का क्या है? उदाहरण है। तो उदाहरण क्या बताया मैंने आपको, लिख लें। जो भी इतिहास काल खंडों में विभाजित है, कोई भी इतिहास जो काल खंडों में क्या है? विभाजित है। ओके, काफी कुछ नया मिल रहा है। प्लीज जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए और काफी कुछ नया आएगा आपके लिए। और विभिन्न लिख देता हूं मैं यहां पर। देखिए, कोई भी इतिहास, कोई भी ग्रंथ विभिन्न खंडों में विभाजित होगा, इट मीन्स वो किस पद्धति का उदाहरण है? विधाक्रम पद्धति का। ये पॉइंट बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। अब चलते हैं अपनी लास्ट पद्धति की ओर। फिर है जी ऋजु पद्धति। ये नाम कुछ के लिए बिल्कुल नया हो सकता है, इसको प्रैक्टिकल आप समझेंगे। ऋजु पद्धति में क्या होता है? देखिए, जो भाई वस्तुगत काल विभाजन किया जाता है उसको ही यथार्थ समझा जाता है। बस आप इतना ही रखेंगे। एग्जाम में क्या आएगा भाई? जिसमें वस्तुगत काल विभाजन को यथार्थ समझा जाता है उस पद्धति का नाम क्या है? ऋजु पद्धति है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, वस्तुगत काल विभाजन को क्या माना जाता है? यथार्थ माना जाता है। वस्तुगत काल विभाजन को क्या माना जाता है? यथार्थ। दूसरा, इस पद्धति की अगर हम बात करें तो देखिए, जो भी हमारे विदेशी क्या हैं, जो भी हमारे विदेशी कह सकते हैं आप, ग्रंथकार कह सकते हैं, इतिहासकार, उनके प्रारंभिक इतिहासों में, ग्रंथों में इस विधि के दर्शन होते हैं आंशिक रूप से। वो भी, ये भी एक जनरल क्वेश्चन, आंशिक रूप से, ना कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, कोई भी जो विदेशी, जो भी फॉरेनर है, जैसे हम गार्सादा तासी को ही लें या XYZ, हम किसी का भी नाम लें, जैसे मैंने बोला था अभी हेमलेन वेन या हेमलेन तेन, जो विधेयवादी पद्धति के क्या माने जाते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं।
और दूसरा विदेवादी से अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, यहां पर रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, लेकिन प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था विदेवादी के प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। उन्होंने किसको माना था? ग्रियर्सन का नाम लिया था भाई साहब। ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये उनका कथन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कोई भी आपका एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आएगा। दूसरा, ये जो आप सामने देख रहे हो विभाजन की पद्धतियां बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपके दिमाग में डाल दी है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको समझ में आएगा। देखिए ऋजु पत्ती को एक बार फिर से समझ लेते हैं। वस्तुगत काल विभाजन को यथार्थ माना जाता है। दूसरा, जो भी हमारे विदेशी विद्वान हैं उनके ग्रंथों में हम देखते हैं प्रारंभ में ये आंशिक रूप से इसके दर्शन होते हैं। बस इतना ही आप याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया काल विभाजन की पत्तियां जो कि 4 होती हैं। प्रथम पद्धति में वही हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 युगों में। दूसरी पद्धति की बात करें तो 3 में, और विधा क्रम और ऋजु पद्धति अपने आप में अलग अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर एक और चीज आप देखेंगे भाई, जो विधा क्रम होती है इसमें गद्य और पद अलग अलग खंडों में आपको मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा कविता और गद्य। तो कंफ्यूज मत होना। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इतिहास जितने काल खंडों में विभाजित है, इट मीन्स वो विधा क्रम पर आधारित ग्रंथ है। मतलब उसमें काल विभाजन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? विधा क्रम। तो एग्जामिनर पूछ सकता है भाई, जिस इतिहास के विभिन्न कालखंड मिलते हैं तो उसमें किस काल विभाजन की पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो आप बेधड़क उसका आंसर दे देंगे क्या? कौन सी? विधा क्रम, ना कि विधेयवादी। इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने और यहां पर एग्जाम्पल भी दे दिया। ग्रेडसन को किसने माना है और प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और आई होप आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ, काफी कुछ नया आप तक पहुंचाया। टॉपर साहित्य मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से, जिस स्पीड से आप वीडियो को शेयर करते जा रहे हैं और यहां पर सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, इट मीन्स आपको काफी कुछ अच्छा मिल रहा है और भविष्य में अच्छा मिलेगा। साथ दें, सपोर्ट दें, साथ बने रहेंगे तो जल्दी मैं इस काम को कर पाऊंगा। नहीं भी देंगे साथ तो लगा रहूंगा, क्योंकि सोच लिया है कि साहित्य को आप तक पहुंचाना है। आप पढ़ने वाले बनो, साथ देने वाले बनो, जुड़े रहो और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई चीजों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू। रोक दे।